तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट विल से दैट ये क्या है, ये बिजनेस है, राइट, and this is the businessman, he's the owner of the business, so these two are separate entities, they are not one and the same. So we are going to do an accounting for what, हम किसके लिए अकाउंटिंग करने वाले हैं, बिजनेस के लिए या बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन का इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपेंडिचर और इसका अकाउंटिंग करने वाले क्या हम, नहीं, करेक्ट, नहीं हम मैम, किसके लिए बिजनेस अकाउंटिंग करेंगे, हम बिजनेस के लिए बिजनेस अकाउंटिंग करेंगे, so everything will have to think from a point of view of a business and not from a owner of the business, okay, and इसीलिए जब ओनर जो है, जो प्रोप्राइटर होता है, वो जब बिजनेस को पैसे देता है, तो वी थिंक दैट मनी हैज कम इनटू द बिजनेस, वी डोंट थिंक कि हमारे पॉकेट से पैसे गए, हम ऐसा नहीं सोचते, जो प्रोप्राइटर होता है उसकी पॉकेट से पैसे जाएंगे, बट हम उसके लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो विल थिंक दैट बिजनेस में पैसे आए हैं, कैपिटल इज एन परमानेंट लायबिलिटी ऑफ एन बिजनेस, ओके, ये फिक्स लायबिलिटी है, बाकी आप लोन लो या ना लो, दोज विल नॉट बी योर लायबिलिटी, ठीक है, ये हो सकती है या नहीं हो सकती, बट ये परमानेंट आपकी लायबिलिटी है जब तक आप बिजनेस को क्लोज नहीं करोगे. नाउ हाउ टू क्लोज अ बिजनेस, बिजनेस इज नॉट बॉर्न नेचुरली, इट हैज बॉर्न ऑन द पीस ऑफ पेपर. जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है अंडर सम एक्ट, it the incorporation certificate you get, and the only way to dissolve this is by following the dissolution process. हर एक कंपनी को शट डाउन करने की, कंपनी को शट डाउन करने की, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने की प्रोसेस अलग अलग है. बेस्ड ऑन दैट प्रोसेस यू कैन क्लोज योर बिजनेस. तो जब बिजनेस क्लोज हो जाता है और उससे जो भी एसेट्स वगैरह बेच के जो भी पैसे आएंगे, दैट हैज टू बी गिवन बैक टू द owner of the business, okay, and that's what a capital is, a liability which is shown on the balance sheet liability side. उसके अलावा what we have to prepare, we have to prepare trading and profit and loss account. Trading account means सारे जो आपका कोर बिजनेस है, जो कोर एक्टिविटी है आपकी, मान लो कि आपका कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करने की, फूड प्रोसेसिंग की मेन एक्टिविटी है, आप कार्स बनाते हो तो कार बनाना आपका मेन एक्टिविटी है, आप फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहे हो, फर्नीचर बनाना आपकी मेन एक्टिविटी है, राइट, द मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रोड्यूस अ फर्नीचर, प्रोसेस फूड्स, कार, ऑटोमोबाइल, एनी पार्ट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्सेट्रा. तो आपकी जो भी मेन एक्टिविटी है उसके रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दोज गोज इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट. टू ट्रेड मीन्स कॉमर्स इज ऑल अबाउट ट्रेड, टू ट्रेड मीन्स बाय एंड सेल, ओके. तो रॉ मटेरियल लेने से लेके उसका फिनिश गुड्स बनने तक, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आने से लेके उसका फिनिश गुड्स बनने तक, फैक्ट्री के एरिया में, इस फैक्ट्री के एरिया में जो भी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बनने तक जो भी काम होगा, that will be going into an expenditure into trading account, okay. और इसके नीचे जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, which shows that your all indirect support staff expenses. लाइक ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गई, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया तो काम खत्म हो जाएगा, नो, you will need a sales people to sell those products, you will need an advertisement, marketing, right, but though all of those expenditures are not directly related to your production. इसीलिए जब एक बार फिनिश गुड्स बन जाता है तो उसकी बाद की जो एक्सपेंडिचर आते हैं, all of them goes into the profit and loss account, okay. So those are called as an indirect expenses. Now ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल्स में से आप सारी इधर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो, you will be getting the gross profit. From gross profit we reduce all the indirect expenses and what we get is the net profit. This net profit belongs to the owners of the business, okay. तो जो भी ओनर्स रहेगा, जिसने भी यहाँ पे कैपिटल दिया रहेगा, देखो जब सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे एक सिंगल बंदा प्रोप्राइटर, एक सिंगल बंदा मालिक है, राइट, वही सब काम करता है, वही परचेसेस करता है, वही डिसीजन लेता है, ही डू द सेल्समैनशिप, वो सेल भी करता है, मार्केटिंग भी वही करता है. तो सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस होता है वहाँ पे एक सिंगल ओनर है. पार्टनरशिप फर्म देयर हैज टू बी मिनिमम 2 पीपल. तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म का आप बैलेंस शीट देखोगे, यू विल फाइंड हियर मिनिमम 2 पीपल who have given a capital to the business, okay. And if it is a company, if it is a big company, then in that case the company will be having a more than 100 shareholders. That depends upon how big is your company. तो शेयर होल्डर्स क्या है, आपका जो भी टोटल कैपिटल है, मान लो आपका टोटल कैपिटल है 10 करोड़ रुपीज, ओके. अब हमारे पास एक सिंगल बंदे के पास इतने पैसे नहीं है, पर उसकी रिक्वायरमेंट है that he should have minimum 10 crores of profit, 10 crores of capital into the business, okay.
तो वो क्या कहेगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं जाता हूँ पब्लिक में जाता हूँ एंड आई सेल देम अ पीस ऑफ पेपर. वो एक लिटरली ही विल बी हैविंग अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच इट विल बी कॉल्ड एज अ शेयर ऑफ माय कंपनी एंड ही विल से ये आप पीस ऑफ पेपर परचेज कर लो मुझसे, आपको आगे चल के बहुत सारे पैसे मिलेंगे. ओके, तो ही विल से आपको आगे चल के बहुत सारा प्रॉफिट होगा, मिलेगा, मैं उस प्रॉफिट का हिस्सा आपको दे दूंगा. So we purchase, we as a common public, we purchase, we make an investment into his business. तो हम भी उस बिजनेस के ओनर हो जाते हैं. तो यहाँ पे आ जाते हैं शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स मीन्स एनी पर्सन हु इज होल्डिंग द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी. शेयर होल्डिंग मीन्स नथिंग बट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट कैपिटल. ओके, पूरा का पूरा 10 करोड़ एक बंदा नहीं दे सकता. तो ये जो फाउंडर होता है, इसे फाउंडर कहते हैं या प्रमोटर्स कहते हैं, कि जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दे विल पुट इन द मनी इनटू दिस बिजनेस. दे विल इनिशिएट दैट कि हम लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं और कंपनी को ग्रो करते हैं, बड़ा करते हैं. ओके, so all of the shareholders will become an owners of this company. बट ऐसा नहीं है कि मैंने शेयर्स परचेज कर लिया तो मैं कल जाके इन्फोसिस कंपनी का शेयर्स खरीद लिया तो मैं कल जाके इन्फोसिस कंपनी में काम करने लगूंगी. नो, आई एम नॉट अलाउड टू गो देयर एंड टेक डे टू डे लाइफ डिसीजन. फॉर दैट शेयर होल्डर्स कंबाइनली अपॉइंट, किसे अपॉइंट करते शेयर होल्डर्स? कंपनी कैसे काम करती है? अगर मैं ओनर हूँ, राइट, आई एम ओनर बिकॉज आई हैव गिवन अ कैपिटल. बट क्या मैं हर रोज जितने भी कंपनी के मैं शेयर्स परचेज करूंगी, क्या मैं खुद जाके वहां पे काम करूंगी क्या? Am I allowed to work there? Am I allowed No. to take decisions? I mean, मुझे डिसीजन का राइट है, बट डे टू डे डिसीजन का मेरे पास राइट नहीं है. हाँ, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उसमें मेरा वोटिंग लिया जाएगा. ओके, बट देन शेयर होल्डर्स अपॉइंट्स हूँ. शेयर होल्डर किसे अपॉइंट करते हैं? देखो यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं एंड शेयर होल्डर्स अपॉइंट दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, so board of directors are nothing but the group of people who are into the core management team and they take the day to day life decisions. Then further board of directors will appoint the managers and routine staff over there. Managers, senior managers, general manager, okay, GM जिसे हम कहते हैं. तो सबसे पहले board of directors आते हैं. Board of directors are directly responsible to the shareholders. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी डिसीजन लेंगे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर जनरली द एक्सपर्ट्स. ओके, हर एक फील्ड के वो एक्सपर्ट्स होते हैं. लाइक वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी, एक पर्सन होगा कि जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है, एक टैक्सेशन में, एक इंजीनियरिंग में, एक टेक्निकल आईटी सेक्शन में. सो दीज आर द एक्सपर्ट्स, right? Because of their experience and knowledge, they have become the experts. So once they become an board of directors are responsible to the shareholders. So how it works? देखो यहाँ से शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट कर दिया. साक्षी, यू आर मूविंग योर कर्सर टू मच, डोंट डू दैट. Yeah. So shareholders will be appointing to the board of directors and then board of directors will be appointing to the local management. Yeah. Board of directors will, no problem. Yeah. So board of directors will be appointing to the managers and then managers will be appointing to the मैनेजर जो है ये यहाँ के लोकल स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, उनके सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट करेंगे एंड डिसीजंस विल बी टेकन. So any decision that board of directors day to day decisions they will leave it on the managers. Managers decision day to day life के ले सकते हैं वहाँ पे and they will communicate to the board of directors. And जहाँ पे फिर शेयर होल्डर्स की वोटिंग की जरूरत है, शेयर होल्डर्स की हाँ या ना की जरूरत है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं एंड देन शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलने के बाद वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं. ओके, तो जिनके पास शेयर्स हैं उनका वोट काउंट होगा, बट सारे डे टू डे लाइफ के डिसीजन में नहीं. जो मेजर डिसीजन है, लाइक जैसे आपको प्रोडक्ट डाइवर्जन करना है, करेक्ट, आप पहले एक प्रोडक्ट में थे, अब आपको दूसरे प्रोडक्ट में डाइवर्ट होना है. So like Reliance is into multiple products. They are into telecommunication. They are into FMCG like Reliance Mall, Reliance K. They are into oil and gas generation, etc. Electricity मॅम, generation and telephones. Yes. एक्सक्यूज मी, प्लीज तुम्ही रिपीट करू शकता का? माझा फोन हँग झालेला. Okay. Yeah. So you were till what? I just said that the board of directors will be appointing a meeting where shareholders vote is needed. Okay.
सो जे मेजर डिसिजन्स असतात की जिथे कंपनीला त्यांचे प्रोडक्ट डायव्हर्ट करायचे किंवा दे वॉन्ट टू गो इन टू द न्यू स्ट्रीम ऑफ बिझनेस किंवा अशा काही गोष्टी असतात ज्या वर्षभरामध्ये सपोज जेव्हा ऑडिट होतं कंपनीचं, राईट? सो त्याचा जो ऑडिट रिपोर्ट असतो, सो दॅट टाइम शेअर होल्डर्स वोट विल बी काउंटेड. सपोज बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स आहेत आणि कोणाला अपॉइंट करायचं, द चीफ पर्सन, द chairperson of that board of directors. So this is a committee of around 8 to 10 people. आणि त्यांचं जर कोणी चेअरपर्सन असेल, त्या चेअरपर्सनची अपॉइंटमेंट विल बी डन विद द अप्रूवल ऑफ अ शेयर होल्डर. तो आपके पास अगर एक शेयर है तो आपकी वोटिंग राइट एक होगा, यू विल हैव अ वन वोटिंग राइट. ठीक है, इसीलिए जब अब रिलायंस कंपनी के मेजर डिसीजन मेकर कौन है, रिलायंस कंपनी का मेजर डिसीजन मेकर विल बी Mukesh Ambani, because he is holding the majority of the shares into this. Okay? Yeah. तो शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट मैटर करेगा. सो मैं ये कह रही थी कि रिलायंस कंपनी में अभी रिलायंस कंपनी के जो शेयर थे वो सबसे ज्यादा आज मुकेश अंबानी के पास है. ही विल बी होल्डिंग 51% वोटिंग राइट. क्यों 51%? अगर टोटल शेयर्स, अगर आपके पास टोटल कंपनी के शेयर अगर 10,000 है तो उसमें से 5,100 शेयर्स विल बी होल्ड बाय मुकेश अंबानी, राइट? अगर 100 शेयर्स है तो 51% होल्डिंग से ज्यादा जिस बंदे के पास वोटिंग राइट्स होंगे, ऑब्वियसली ही विल हैव अ मेजर डिसीजन मेकिंग राइट. ठीक है, सो क्योंकि वन वोट वन शेयर वन वोट ये रूल है, राइट? तो अगर 51% मेजोरिटी ने ये कह दिया कि हाँ ये डिसीजन हमें प्रोडक्ट में डाइवर्ट करना है और उन्होंने हाँ कह दिया, तो इट इज डन, लाइक द डिसीजन इज टेकन, करेक्ट? So all these the founders will be having a majority stakeholding into the company. इनके साथ बाकी बचे हुए 49 will be a general public. 49% shares will be held by a general public. Okay. So whenever a net profit is earned, this net profit is going to go to the person who has invested the money. तो अगर वो शेयर होल्डर्स है तो शेयर होल्डर्स को भी नेट प्रॉफिट में एक छोटा सा हिस्सा, जिनके जितने उनके शेयर होते हैं, मान लो पर शेयर दे आर गोइंग टू गेट ₹10 पर शेयर. ये कैलकुलेशन होता है कि आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एंड देन उसमें भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न, लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर. तो कब किसे कितना डिविडेंड देना है ये एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है. कितना परसेंट डिविडेंड देना है उसका भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है. And on this net profit, it will be divided between all the shareholders of the company. So say per share you can get ₹10 as a dividend. इसे कहा जाता है dividend. Okay, are you clear? So these are the different forms of a business: sole proprietorship, partnership form, and mainly the public company and a private company. ठीक है? Now accounting point of view, सबका the accounting doesn't differ if you are doing an accounting for sole proprietorship or the basic concept remains the same. जो रूल है हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के वो सेम ही रहने वाले हैं. सिर्फ बैलेंस शीट थोड़ी सी हर एक व्हाट नेचर ऑफ बिजनेस यू हैव, अकॉर्डिंगली योर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट डिफर्स अ लिटिल बिट. जैसे शेयर होल्डर्स रहेंगे तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में शेयर होल्डर्स दिखाई देंगे. सोल प्रोप्राइटर होगा तो एक सिंगल बंदे का यहाँ पे नाम होगा. ओके. What is the definition of transaction? ट्रांजैक्शन होने के लिए अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से क्या होना जरूरी है अकाउंट के लिए? व्हाट इज इम्पोर्टेंट? Exchange of goods and services Yes, exchange of between two or goods more businesses. two or more people for money or money worth. Correct? Now goods and services का exchange होना मतलब goods का ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है. तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमने सेल्स किया. जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, सिर्फ परचेज ऑर्डर देना, फोन पे ये कहना कि मुझे 10 दिनों बाद इतने इतने गुड्स चाहिए, will not become a transaction. You cannot record it as a purchase unless and until you get the ownership of those goods. Okay? And सर्विसेज के लिए हम कब कह सकते हैं कि हमने सर्विसेज दी है? when we actually rendered it, then only we can record it as a sale of the services. Okay? तो एक्सचेंज होना जरूरी है, दैट टू बिटवीन टू और मोर पीपल, बिकॉज अकाउंट्स ओनली अंडरस्टैंड डेबिट एंड क्रेडिट. इसके अलावा अकाउंट को कुछ समझ में आता नहीं है. तो डेबिट एंड क्रेडिट के लिए एक तो गिवर होना चाहिए और दूसरा रिसीवर होना चाहिए, और आइदर there has to be a one person who is giving a benefit and other person who is receiving the benefit. So it can be done only between two or more people.
and then it has to be money, either hard cash में, आप currency में, it has to be measured in terms of currency or something which is equivalent to that currency. Okay, आप कैश नहीं दे पा रहे हो किसी को, ना ही आप चेक दे पा रहे हो, ना आप कोई तरीके से करेंसी ट्रांसफर कर रहे हो, बट उसकी जितनी वैल्यू है, मान लो कि आपने यू वांट टू बाय सम, लाइक देयर इज अ फ्रेंड who comes to your store, you have a kirana shop, and he takes from you the grocery worth rupees 5,000. Okay, and that friend is having a furniture shop. Okay, let's take this example. I think I've already spoken about it, or if not, okay, let's take this example. So we have a grocery shop. A friend of us came to a shop and he said, grocery de do. We gave him a 5,000 worth rupees grocery. And then we realized we don't have and furniture. We want some shelf or some cupboard to store some grocery items. Okay, and he have a furniture shop. So we said, okay, tomorrow please send me a furniture. Correct? Please send me a furniture which is like worth rupees whatever grocery items you have purchased. Now think, is this a monetary transaction? Is this a monetary transaction? हमने ग्रोसरी दिया और हमने फर्नीचर लिया, करेक्ट? तो क्या ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है? फर्स्ट थिंग, इज दिस अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स? इज दिस अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स? गुड्स का एक्सचेंज हुआ है क्या? यस मैम, हुआ है. ओके, व्हाट वी हैव गिवन? Yes, what we have given? ग्रोसरी. We have given a grocery. Into for that, what we are going to get? Furniture. फर्नीचर. Now, if I would have said कि ग्रोसरी कितने की दी पता नहीं और फर्नीचर कितने का लिया पता नहीं, तो क्या ये ट्रांजैक्शन हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाते थे? नो मैम. वो ऐसे ही आया, उठा के कुछ तो चाहिए था वो लेके गया, दूसरे दिन कुछ जितना उसको मन किया उतना उसने फर्नीचर भेज दिया. Then in that case we would have not been able to record this transaction because no monetary value is attached to it. कितने का दे रहे हो और कितने का ले रहे हो ये कहीं पे डिफाइन ही नहीं है, करेक्ट? So in that case we cannot record this transaction. अगर ये simply barter है without attaching a money value, जब हम money value attach नहीं करते हैं उससे, then it is not the transaction which can be recorded in the books of the account. Okay, तो अगर आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन आता है कि जिसकी मॉनिटरी वैल्यू डिफाइन नहीं है, you cannot record. You can in the exam you can also write that this is only a non-monetary barter transaction and this cannot be recorded in the books of the account. ऐसे tricky question जनरल एंट्री में पूछे जाते हैं. Okay, because these are based on the basic concept of an accounting. Never forget this. Now, since we define कि हमने ग्रोसरी 5,000 का दिया और ऐसा नहीं कि हमने उसे 10,000 का फर्नीचर लिया, हमने कहा कि इतने वैल्यू का ही फर्नीचर भेज देंगे. ओके, सो वी अटैच अ मॉनिटरी वैल्यू टू इट. मे बी वो फर्नीचर ज्यादा का भी भेज सकता है हमें, बट देन विल रिकॉर्ड इट प्रॉपरली. ओके, जितने का भी फर्नीचर आया है उसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, मैं आपको पूरा अकाउंटिंग सीखने के बाद बताऊंगी इसे. तो यहाँ पे जो फर्नीचर आया तो मॉनिटरी वैल्यू इज अटैच था इसमें 5,000 एंड सो वी कैन रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट. बट merely giving an order on the email or phone saying that 5 दिनों बाद 10 दिनों बाद मुझे भिजवा देना, there is no transaction, there is no ownership transferring on that day. जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, हाँ, आप उसको परचेज या सेल्स करके रिकॉर्ड कर सकते हो. ओके, यस, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब द करेंसी वैल्यू, सम करेंसी वैल्यू हैज टू बी अटैच्ड टू इट. जैसे हम कोई चीज लेके हम उसके बदले में सोना भी दे सकते हैं, किसी को गोल्ड दे सकते हैं, सिल्वर दे सकते हैं, बट देन आप ऐसा नहीं कि 10,000 की चीज लोगे और 1,00,000 रुपए का सोना दे दोगे, करेक्ट? आप उतने का ही सोना एक्सचेंज करोगे जितने की आपने चीज ली है. तो मॉनिटरी वैल्यू इज अटैच टू इट. पहले के जमाने में बार्टर में ऐसे नहीं होता था बिकॉज देयर वाज नो करेंसी कंसेप्ट देयर. 2 गोनी ले लिया, 2 गोनी गेहूं ले लिया और 4 गोनी कॉटन ले लिया, राइट? इट वाज दी thing. So there was no monetary value attached to it. Those barter transactions were never recorded in the books of the account. इसके बाद second important point here is cash transaction. Cash transactions are basically
does not mean monetary transaction means it can be a cash transaction or it can be a credit transaction. Okay, I'm saying again, monetary transaction is divided into two parts, cash transaction and a credit transaction. Now never think that monetary transaction means तुरंत कैश या तुरंत करेंसी एक्सचेंज होना चाहिए, जरूरी नहीं है. मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जहाँ पे तुरंत कैश एक्सचेंज होता है, वी कॉल इट एज एन कैश ट्रांजैक्शन. करेंसी जहाँ पे कैश भी नहीं कहूंगी मैं, कि जहाँ पे करेंसी तुरंत एक्सचेंज होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन. एंड ऐसा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन की जहाँ पे करेंसी तुरंत एक्सचेंज नहीं होगी, देयर इज अ पोस्टपोनमेंट ऑफ द पेमेंट. जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ पर तुरंत नहीं पैसे दिए, तुरंत नहीं पैसे लिए, that is called as a postponement of the payment. That is called as a credit transaction. So monetary transactions are divided into two parts. Cash transaction, immediate exchange of currency. Okay, immediate exchange of money may be in any form. Hard cash हो सकती है, check payment हो सकता है, NEFT, RTGS, or it can be Google Pay, any of the e-commerce platform that you use to exchange the currency. बट जहाँ पे ट्रांजैक्शन आज हुआ, बट हमने कहा कि 4 दिन बाद पेमेंट देता हूँ, 4 दिन बाद चेक देता हूँ, 10 days आफ्टर कैश लाके देता हूँ, दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो बेसिकली क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन्स उधारीवर केलेलं ट्रान्झॅक्शन. ओके, उधारीवर केलेला व्यवहार. करेक्ट. उधारी म्हणजे आपण लगेच पैसे देत नाही, आपण समोरच्याला सांगतो की लिहून ठेवा, नंतर देतो, एक्सेट्रा. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट. Now, why it is important in an accounting to define if a transaction is cash or credit? Because in a cash transaction, the name of the person, we are not going to give any importance. सिंपल एग्जाम्पल हमेशा ध्यान में रखो, ग्रोसरी शॉप में जाते हो, कैश दिया और सामान लेकर आ गए, दुकानदार आपका नाम नहीं पूछेगा. He will not ask you what is your name, and then he will not make a bill, or he will not write, nowhere he will write कि क्या सेल किया, कितने का सेल किया, नथिंग ही विल राइट. वो क्या करता है, एट द एंड ऑफ द डे ही ओनली काउंट्स कितना कैश उसके पास ड्रॉवर में आया, उतने का उसका सेल हो गया है. ही इज नॉट बॉदर कि किसके नाम से क्या सेल किया है, जरूरी नहीं. ओके, बट इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जैसे ही हम उधारी पे चीजें लेते हैं, सामने वाला हमारे नाम के सामने लिख के लेता है कि कितने का उधारी का बिल है. ओके, सो इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द पर्सन बिकम इम्पोर्टेंट फॉर एन अकाउंटिंग पर्पज. हमें लिखना पड़ेगा कि किससे ये पैसे लेने हैं या किसको ये पैसे देने हैं, सो दैट द नेम ऑफ पर्सन बिकम इम्पोर्टेंट. ओके, नाउ अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं. एक तो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स कुछ अलग नहीं करना है. जो बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन है, व्हाट दे अंडरस्टैंड इज कैश आया तो इनकम हुआ और पैसे गए तो खर्चा हो गया. ठीक है, तो दे थिंक कैश आया तो इनकम है और जब कैश जाएगी तो एक्सपेंडिचर है. दे डू नॉट अंडरस्टैंड डेबिट, क्रेडिट, अक्रूवल, उधारी कुछ नहीं समझता है. करेक्ट. तो उनका सिंपल हिसाब होता है, पान टपरी वाले का सिंपल हिसाब होता है, ड्रॉवर में रात को पैसे काउंट करेगा, इतनी कैश आई है, इतना आज का इनकम है. जिस दिन दूसरे दिन उसमें से खर्चा करेगा, बोलेगा 1000 रुपए आए थे, 200 रुपए खर्च हो गए, तो मेरा आज का प्रॉफिट 800 रुपए है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कैश सिस्टम. जैसे ही आप कैश दोगे, एक्सपेंडिचर बुक करोगे, जैसे ही आपको कैश मिलेगी, आप इनकम करके बुक करोगे. ओके, एंड इन अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इट कंसिडर बोथ द ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शंस एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. जैसे कुछ सेल्स हमने कैश पे किया, 10,000 के सेल्स हमने, 20,000 के सेल्स हमने कैश पे किए, एंड क्रेडिट सेल्स हमने 30,000 पे किया. ओके, जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर, दिस पार्ट. कैश सेल्स हमने 20,000 का किया, क्रेडिट सेल्स हमने 30,000 का किया. तो ये जो दुकानदार है, ये कहेगा हाँ, आज के दिन का मेरा पूरा सेल्स इस महीने का 50,000 का है. बट जो कैश सिस्टम पे इसको फॉलो करता है, वो कहेगा नहीं नहीं, इस महीने का, जैन महीने का सेल्स ना मेरा सिर्फ 20,000 है, क्योंकि मुझे कैश सिर्फ 20,000 मिला. करेक्ट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश सिस्टम एंड accrual system of accounting. All the companies are mandatorily required to follow the accrual system of accounting. That means companies, all the companies have to follow, record both transactions, cash as well as credit transaction, immediately as they happen. जैसे ही ट्रांजैक्शन हो गया, सेल्स कर दिया,
कैश पे करूँ या क्रेडिट पे करूँ? तुरंत आपको आपका सेल्स यानी आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। जैसे ही आपने कोई सर्विस ले ली तो आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया, आपने एक्सपेंडिचर किया, भले आपने उसके लिए कैश में पैसे दिए हो या उधारी पे किया हो, तो भी आपको उसको एक्सपेंडिचर के तौर पे तुरंत रिकॉर्ड कर देना है। ओके, so that was the second part of this. So business entity concept, monetary concept, don't forget definition of transaction, which is the core of an accounting, and transactions divided into monetary, non-monetary transaction. Non-monetary are never recorded in the books of the account. Monetary transactions are further divided into two parts: cash transactions, credit transactions. कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन जैसे ही हो जाए तुरंत रिकॉर्ड करो। क्रेडिट दैट मीन्स अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से कैश प्लस क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड कर दो। What is revenue expenditure? Revenue expenditure means the expenses which are what in nature? Recurring in in nature. Short-term benefits. करेक्ट, एंड इट गिव यू अ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट। एक महीने का सैलरी दिया तो सिर्फ एक महीने का ही बेनिफिट मिलेगा। एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी पे किया तो सिर्फ एक महीने का ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, राइट? इफ यू डोंट पे लाइक फॉर 2-3 मंथ्स इलेक्ट्रिसिटी कट करके जाते हैं, बिकॉज इट्स अ रेवेन्यू, इट्स अ रिकरिंग इन नेचर। तो आपको जब तक बेनिफिट चाहिए आप उसके लिए पे करते रहो, राइट? आप उस फैसिलिटी लेते रहो, जब तक आप पे करोगे आपको उसका सर्विस मिलेगा। So this can be daily expenses, they can be monthly expenses और ईयरली और हाफ ईयरली, यानी साल में 2 बार या साल में 1 बार तो भी होते ही होते हैं। Okay, so this revenue expenditure are either done on a daily basis. Think of your house expenses, milk and then grocery or vegetables we need every day. Monthly expenses, rent, telephone charges, electricity, we pay it monthly. Half yearly, few maintenance charges we have to do and half yearly. And there will be some insurance or there will be some other taxes like property tax, घरपट्टी किंवा आपण ह्याला जे म्हणतो नाही, आपल्याला जे गव्हर्नमेंटला द्यावं लागतात टॅक्सेस. This sometimes these expenses we pay yearly basis. So they all fall into revenue expenditure. साल में अगर आपको एक बार भी करना पड़ा तो भी वो रेवेन्यू इन नेचर है। क्यों? क्योंकि हर साल देना पड़ेगा। इट्स नॉट कि एक साल दे दिया तो अगले 5-6 सालों तक नहीं देना है। नो, इट्स स्टिल एन रेवेन्यू इन नेचर। But capital expenditure, once you do, you are not supposed to do it for next at least minimum more than 1 year. Okay, you're not supposed to do it for at least more than 1 year. तुरंत दूसरे साल करने की जरूरत नहीं है, आप उसको 2 सालों बाद, 1 सालों की बाद, आई मीन 1 साल से ज्यादा ही बेनिफिट आपको उसका मिलेगा तो 2 या 3 सालों बाद आप उसको कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों हमें इसे डिफाइन करना है? बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर आर जनरली शोन ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड। खर्चा ही है, राइट? मशीनरी लेना, कंप्यूटर लेना, लैपटॉप लेना एक्सपेंडिचर ही है, बट हम उससे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बताते। यहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सपेंसेस, बट दिस एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन नेचर। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस लिखते हैं वो रेवेन्यू इन नेचर है। यहाँ पे जो इनकम लिखते हैं वो भी रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू इन नेचर इनकम में जो बार बार होता है, हर महीने सेल्स करेंगे, हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा, हर महीने रेंट आना चाहिए, हर महीने कमीशन आना चाहिए, करेक्ट? दिस आर कॉल्ड एज रिकरिंग इन नेचर। तो ये जो रेवेन्यू वाली कंसेप्ट है, इट इज एप्लीकेबल टू एक्सपेंस एज वेल एज इनकम। अब आपने मान लो कि आपके पास कोई कार है और आपने उसको सेल कर दिया, क्या आप हर साल आपकी कार बेचोगे क्या? विल यू सेल ऑफ योर कार एवरी ईयर? No. No. So we are going to call it again and capital receipt. तो जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम है, वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम भी है। ओके, एंड दिस विल बी डेल्ट थ्रू योर बैलेंस शीट एंड दिस रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम विल बी डेल्ट थ्रू योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्पस दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। दोनों खर्चे ही है, बट खर्चों को डिवाइड करना सीखो। एंड बिलीव मी, ये इवन एमकॉम के बच्चों को इतना क्लैरिटी नहीं होता है इसका, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सिर्फ एडजस्टमेंट 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 एडलेस की लैंग्वेज में सीखते हैं और ये बेस हम
We forget it, absolutely we forget it. So there are so many students from a commerce stream who will not be able to answer this. कि revenue क्या है और capital expenditure क्या है. The clear two words, remember it for your lifetime. Recurring and short-term benefit means revenue. And it is to go into the profit and loss account. Okay, but one which is a capital long-term benefit, not recurring in nature, is going to go into your balance sheet. Yes, clear? Will not forget this. आधे रात में भी उठ के किसी ने पूछा तो ये बाइफर्केशन, ये 2 words, okay, ये and then accounting का मंत्र. What is the mantra? What is the accounting mantra? 3 golden rules is nothing but an accounting mantra. Correct? Yes, chalo. Let's quickly revise what are the 3 golden rules of an accounting, and then we can start with some problems. Okay? Yeah, what are the 3 basic golden rules? कौन से 3 अकाउंट्स होते हैं जिसमें अकाउंट्स हम डिफाइन करने हैं? तो पर्पस क्या है हमारा? जैसी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री फॉर्मेट में. तो ये जर्नल एंट्री फॉर्मेट है, यानी अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो रिकॉर्ड ऐसे नहीं करना है कि हाँ टुडे आई परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000, हाँ मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया. नो वे, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू राइट इट डिस्क्रिप्टिवली, we are not going to get the final outcome of profit and loss and balance sheet. ये जो financial statements है ये हमें नहीं मिलेंगे. Okay, so we have to record the transaction in the language of accounting in terms of debit and credit, so that further we summarize. इसको हम journal से फिर ledger में लेके जाते हैं, ledger से हम इसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हम इसका पोस्टिंग करते हैं, एंड फाइनली वी मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. Okay, which actually gives us a concrete, a bird's eye view information कि हमारा total sales क्या है, total purchases, expenses, total assets and total liabilities. Okay, so our ultimate purpose is to prepare a financial statement. So journal entry format is given, which is the base of an accounting. Accounting starts from here. Do you know all the streams of an accounting? Have I told you there are different 3 streams of an accounting? No? Okay, so accounting is also divided. Accounting have a different branches. ठीक है, different branches means करना तो accounting ही है, but किसके लिए accounting कर रहे हैं और क्या purpose से accounting कर रहे हैं, that differs. So there are basically 3 branches of an accounting. Let's talk about it. तो अब हम जो अभी कर रहे हैं या आप जो बेसिकली सीख रहे हो पूरे आपकी कॉमर्स एजुकेशन में, that is maybe BBA students will be learning part of this into the second semester, which is in cost accounting. In the first semester, you have an financial accounting. Now, financial accounting means the financial statement, the preparation of a financial statement. Ultimate aim is to prepare balance sheet, profit and loss, and cash flow. Okay, इसे कहते हैं financial accounting. ने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से लेके उसका अल्टीमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक का जर्नी will be covered into the financial accounting. Okay, you will be preparing a journal and then you will be preparing a ledger. Ma'am, cost accounting and management accounting. Correct. The second stream of an accounting is management accounting. Now, management कौन है? Who is management? Yes, management कौन होती है? Like I just, right now I showed you कि shareholders हर जगह पे नहीं जा सकते, तो shareholders ने किसे appoint कर दिया? Board of directors. Managers. Directors is nothing but the management of the organization. Okay, ये management है, ये main decisions लेगा, ये day to day decisions लेगा कि कहाँ पे क्या करना है, किसने क्या काम करना चाहिए, and then authority and responsibility will be given by this board of directors. तो ये management है. अब मुझे बताओ, अगर हम सिर्फ मैनेजमेंट को ये बताए कि हाँ इस साल हमारा प्रॉफिट जो है ना ये 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, बस मैनेजमेंट विल बी हैप्पी विद दिस इंफॉर्मेशन? विल दे बी हैप्पी जस्ट टू नो कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 5 लाख? No. If I say कि last year profit was 10 lakhs, then what management is going to ask to the managers and the junior staff? क्या पूछेगा मैनेजमेंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या पूछेंगे?
हाँ, टर्नओवर दोनों भी साल का सेम ही था। मान लो टर्नओवर दोनों भी साल का सेम है, 50 करोड़ का इस साल भी टर्नओवर है और पिछले साल का भी टर्नओवर 50 लाख, बट फिर भी इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख। पिछले साल कितना हुआ था, 10 लाख। सिर्फ अगर मैं मैनेजमेंट को फाइनेंशियल रिपोर्ट बताऊंगी तो मैनेजमेंट इज बाउंड टू आस्क व्हाट इज द मनी, वेयर इज द मनी गोइंग, ओके, give us the reasons why we have earned last more year, like we've earned more profit into the last year and less profit into this year. तो सिर्फ ऊपर ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिर्फ बैलेंस शीट देख के मैनेजमेंट विल नेवर बी सेटिस्फाइड. They want to take a decision, they are there to take a decision, but decisions के ऐसे ही हवा में नहीं ले सकते, right? There has to be a data behind every decision. They will need lots of report. बताओ, चलो सेल्स किया, कहाँ कहाँ पे कौन सा सेल्स किया, कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेचा जा रहा है, पुणे में क्या ज्यादा बेचा जा रहा है, पुणे के कस्टमर्स को क्या पसंद है, आउटसाइड पुणे महाराष्ट्र व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द कस्टमर. Give us the detailed report, who is selling what into what area, and so that we can decide कि अब कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कहाँ पे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चाहिए, कहाँ पे the strategic decisions. All the strategic decisions will be based on some information for which additional reports has to be generated, and that is nothing but the management accounting. Management के point of view से उनको जो information चाहिए उस information को बनाना is an management accounting. It's not कि मैनेजमेंट की अकाउंटिंग को मैनेज करना. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गिव दिस आंसर. मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स अकाउंट्स को मैनेज करना, अकाउंट्स को बनाना. इट्स नॉट दैट. मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट के ऐसे रिपोर्ट बनाना कि जो उनको डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करे. ओके, देयर इज सो मच डिटेल इनटू दिस. दे विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. पिछले साल की परचेसेस कंपेयर करने लगाएंगे इस साल के परचेसेस से, पिछले साल का सैलरी कंपेयर करने लगाएंगे इस साल के सैलरी से. करेक्ट. दे विल फाइंड आउट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी लेजर. यहाँ पे आप पीएनएल में जितने भी आपके आइटम्स होंगे ना, सबकी डिटेल इंफॉर्मेशन में जाके पूछेंगे वो लोग. प्रोडक्शन से अलग रिपोर्ट लेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग से अलग रिपोर्ट लेंगे, फाइनेंस मैनेजर से अलग रिपोर्ट लेंगे. ओके, so that is called as a management accounting. And in 12th standard you had some part of this जहाँ पे हम ratio analysis करते हैं ना, financial ratio analysis. This comes as a part of a management account. They are interested into much ratios, comparison. पिछले साल का प्रॉफिट कितना परसेंट, इस साल का प्रॉफिट कितना परसेंट, ROI, return on investment. Okay, there are so many ratios. Current ratio, correct? Current ratio है, and then liquidity ratio है, profit and loss के GP ratio, NP ratio, all kind of ratios fall into this. These are the very simple example. ROI is a very famous one. Okay, so management would need all of this information. But हम कह रहे हैं कि ठीक है सेल करो, but कितने में सेल करें, right? How to decide? जब आप पहली बार कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो कैसे डिसाइड करें कितने में सेल करना चाहिए, कैसे उसकी सेलिंग प्राइस डिफाइन करें, कितना प्रॉफिट होगा, कितना टोटल खर्चा आएगा. दैट इज वेयर वी नीड एन कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके, so CA profession is more about financial accounting, CMA is more about cost accounting, and there is one more course like a CFA अगर आपने कभी सुना है, certified financial analyst. So this is a combination of where they talk about much of an फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही एक इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एंड हाउ डू यू प्रोटेक्ट ऑल द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट, जो इन्फ्लेशन है, और आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, बेसिकली वेयर यू शुड पुट योर मनी, हाउ शुड योर वर्किंग कैपिटल. दैट इज द CFA कोर्स. ओके, दैट टॉक्स अबाउट मोर ऑफ दैट, and CS course talk about more of a company secretarial practices. The board of directors, it's all talk about like how the shareholders and board of directors should be doing what and what not. Okay, so cost accounting will help you to understand the cost of your product, right? सर्विस या प्रोडक्ट जो भी है आपने कितने में सेल करना चाहिए. सेल्स तो करना ठीक है, बट आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, कहाँ से कितनी कॉस्ट आपके प्रोडक्ट से it has to be absorbed by the product that you are selling. You won't believe, but हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी खर्चे जाते हैं, एक्चुअली वो सारे खर्चे आपके प्रोडक्ट से रिकवर होने चाहिए. या
नहीं तो आप प्रॉफिट कैसे करोगे, राइट? सम कॉस्ट ठीक है, रॉ मटेरियल एंड ऑल ये तो डायरेक्टली प्रोडक्ट में दिखाई देता ही है, पर ये यहाँ के सारे लोग भी तो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ना, इनको हम जो सैलरी दे रही है वो भी हमारी यहीं से तो रिकवर होनी चाहिए. So cost accounting will cover all of your expenses which are debited to your trading and profit and loss account. It will also cover this part of your capital expenditure. Ultimately आप जो पैसे लगा रहे हो बिजनेस में वो सारे कवर आपकी प्रोडक्ट की सेल से ही होने चाहिए. So it's very interesting to find out a cost of a product. यहाँ पे बेसिकली हम कॉस्ट शीट बनाना सीखते हैं and it's again further देखो आपको नंबर्स बताएगा, परचेज टोटल रॉ मटेरियल का नंबर बताएगा, राइट? बट कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की, क्यों इतना क्वांटिटी कंज्यूम किया, क्या जितना एक प्रोडक्ट के लिए चाहिए था उससे ज्यादा कंज्यूम किया कि उससे कम कंज्यूम किया, लेबर्स आर इफिशिएंट और इनएफिशिएंट, एवरीथिंग कैन बी टेल्ड ओनली बाय कॉस्ट अकाउंट. सो अगेन गेटिंग डीप डाइव इनटू दिस ऑल ऑफ द नंबर्स इज इन कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके चलो, सो आज क्विकली, so have you understood this three streams? As I said, BBA students will be coming across of each of it. I think management accounting का थोड़ा सा part आपको SY में था जो कि हटा दिया है अभी. I'm not sure and there was some taxation part also जो SY से हटा दिया है. But otherwise आपको first term में financial accounting and in the second term you have a cost accounting. Okay? Yes, Manji, you don't have now taxation, right? आपका भी टैक्सेशन या कुछ भी नहीं है ना फाइनेंस रिलेटेड. यू डोंट हैव इन दिस थर्ड सेमेस्टर एनीथिंग. नो मैम. इट इज बीन रिमूव्ड. लास्ट ईयर इट वाज देयर बट वो इतना भारी हो रहा था बच्चों को टैक्सेशन पढ़ाना. इट्स लाइक यू नो टीचिंग टू द कॉमर्स स्टूडेंट भी इतना नहीं पढ़ेंगे, इतना कम टाइम में इतना ज्यादा सिलेबस वाज इम्पॉसिबल. सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे हैव रिमूव्ड इट नाउ. सो यस, सो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड दिस तो मेड बी व्हाटएवर. ठीक है, आपको कुछ भी करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना है या कॉस्ट अकाउंटिंग करना है, द बेस हैज टू बी, पहले तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, तब आप उसके डीप डाइव में जाके देख सकते हो कि क्या चाहिए और क्या नहीं, राइट? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग विल ऑलवेज बी द बेस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें उसके रूल पता होने चाहिए, राइट? So when we have to record it in terms of debit and credit, first we have to identify the accounts which are involved in it. कौन से अकाउंट को डेबिट देना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट देना है. तो पहली बार जब अभी कभी भी आप ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे तो थिंक, फर्स्ट थिंग दैट इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और इज इट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन, immediate exchange of currency, money by any mode. Okay, cash, check, NEFT, RTGS, anything. Credit transaction, no immediate exchange of money, then credit transaction. तो उस ट्रांजैक्शन में जैसे ही कैश ये वर्ड आएगा, कैश अकाउंट मैंडेटरी आपको आना ही आना है, यूज करना ही है. ठीक है, तो जैसे परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश, हमने गुड्स लिए, 5,000 का कैश दिया. इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स आइडेंटिफाई पहले आपको करके आना है कि कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट आएगा ही. बट कौन सा अकाउंट डेबिट करे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करे, डिपेंड्स अपॉन दिस ट्रेडिशनल अप्रोच. देयर आर टू अप्रोच, वन इज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड वन इज द मॉडर्न अप्रोच. ओके, मॉडर्न अप्रोच कहता है कि अकाउंट्स को डिवाइड करो 5 हिस्सों में. आइदर वो अकाउंट होगा एसेट, आइदर वो अकाउंट होगा लायबिलिटी या एक्सपेंडिचर या इनकम या कैपिटल. But this is little tricky to know it at the very first stage. Always go by traditional method. It will never make you fool. जब आप कंफ्यूज हो जाओ ट्रेडिशनल मेथड में कहीं भी, तो 2 मिनट के लिए आप सोच सकते हो कि हाँ क्या ये एसेट है कि लायबिलिटी की इनकम है कि एक्सपेंडिचर. ओके, बट it is always confusing if you go by this method first. मॉडर्न अप्रोच से कभी कभार चीजें जब तक आपको पूरी तरीके से पता नहीं है, आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है. इवन इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, गो बाय ट्रेडिशनल अप्रोच ओनली. ठीक है, so as per the traditional approach, the account can be divided into 3 parts: personal, real and nominal. What is personal account? Yes, what is personal account? The account itself says. Yes, Bhushan, what is personal account? Ma'am, debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver, and it is divided into 3 parts. Correct? The natural person, artificial person, and representative person. So natural person, any human being is a natural person. Artificial person,
जो भी कोई जिसे भी हम उसके नाम से जानते हैं, कोई भी कंपनी ले लो, फर्म ले लो, you take it any bank will be an artificial person. Their identity is with their name, but they are created by law. They are not naturally born. They are called as an artificial person. And what comes under representative personal account? मैं अभी सिर्फ बता के रखूंगी, बाद में एक्सप्लेन करूंगी इसको. What comes under representative personal account? Yes, any examples? Yes, Bhushan. Ma'am, outstanding Correct. Outstanding expenses. salary. Yeah, salary. म्हणजे कुठली पण काय, any kind of outstanding expense will come under representative Prepaid. personal account. Then prepaid income. Okay. And then income received in advance. advance is an representative personal account. And then comes income due but not received. Due but not received. Due है but मिला नहीं है. This is nothing but prepaid income. ये है in short prepaid income कह सकते हैं आप इसको, but income को कभी prepaid ये word नहीं यूज होता है. तो prepaid income आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख सकते हो इसको. And then income due but not received is nothing but outstanding income. These are all representative personal accounts. इसका थोड़ा सा रूल अलग है, जब एक्सप्लेन करूंगी तो I will brief you why and how so. And then comes a real account. Very simple, दिखाई देता है, टच कर सकते हो. It can be felt and it can be measured in terms of money. भले वो रियल रहेगा, बट अगर ये रूल तो सभी के लिए एप्लीकेबल है. जो कोई भी चीज आप भले वो पर्सनल अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन हो, इफ यू कैनॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैनॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट. तो उसको रूल वगैरह अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है, राइट. सो इट हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. बट रियल अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. टैंजिबल यानी जो दिखाई देता ही देता है, इट्स एन टैंजिबल रियल अकाउंट. बट ऐसी भी कोई चीज है कि जो रियल है, but they are intangible in nature. They are there but cannot be seen, but they can be felt. They may not be touched, but they can be measured in terms of money. आप उसको feel कर सकते हो और monetary terms में measure कर सकते हो. Okay, so tangible accounts comes like दिखाई देता है. सबसे बड़े तो cash ध्यान में रखो, this is majorly used. Okay, then all kind of assets that you can think of on the balance sheet asset side: furniture, machinery, computer, office equipment, right? Land and building. Correct. Everything will fall into tangible. What is intangible? दिखाई नहीं देता है, but वो वहाँ पे है. So as I said, goodwill. We prefer to go to the DMart than Star Bazaar. Why? Goodwill in our mind. Okay. Now accounting has found out the way to capture this goodwill in terms of money. इसीलिए ये यहाँ पे हम account for कर रहे हैं. जो चीज मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कर पाएंगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच स्टिल कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ह्यूमन रिसोर्स एसेट. ह्यूमन रिसोर्स कंपनी, आईटी कंपनी का सबसे बड़ा एसेट है ह्यूमन रिसोर्स. उनका टैलेंट. उनके टैलेंट को आज के डेट में हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे. लाइक काइंड ऑफ सैलरी वी पे देम इज फॉर देयर टैलेंट, राइट. Why the CEOs and MDs get more paid? Because of their talent. In short, we are converting their knowledge in terms of the money only. But इसके अलावा भी उनकी good health, their decision making skills, which are still not getting captured in terms of money. And in the future, you will see the accounting standards would progress into how to capture these things in terms of money. Okay, तो ये future है accounting का, जहाँ पे कुछ intangible assets को कैसे convert किया जाए monetary terms में. Patents, फॉर्मूला. कोई भी चीज का अपने फॉर्मूला, आपके पास पेटेंट है, कोई चीज बनाने का पेटेंट है, कोई डिजाइन है जो स्पेसिफिकली आपका कॉपीराइट है वो डिजाइन के ऊपर, दैट इज एन पेटेंट. फॉर दैट आल्सो यू हैव टू पे लॉट ऑफ मनी. कॉपीराइट, किसी की चीज वैसे की वैसे कंटेंट हम कॉपी नहीं कर सकते, दैट इज अ कॉपीराइट. एंड योर एंटायर इनकम विल बी डिपेंडेंट अपॉन व्हाट कॉपीराइट्स यू परचेज. द बेस्ट एग्जांपल आई गिव यू इज, कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको कॉपीराइट का? यू रिमेंबर ऑल कॉपीराइट एग्जाम्पल? यस, 3 इडियट्स मूवी को ध्यान में रखो. क्या याद है ना? हाँ मैम. 3 इडियट्स. ओके, क्या इडियट का स्पेलिंग क्या है? IDOTS? आई डोंट नो द इडियट का स्पेलिंग. IDIOTS. IDIOTS. ओके. So 3 Idiots is the best example because चेतन भगत से कॉपीराइट लिया गया उसके स्टोरी को कॉपी करके उसका मूवी बनाने का. ठीक है,
Patents, best example, Bormita doesn't test same like an Complan, or McDonald burger will not test like an KFC burger, because they have a patent, they have a formula of how to produce that. Okay. Trademark, any name which is and brand name, they have a trademark. They register their brand name, the way it has been written, their spelling, their fonts, everything. So that is a trademark. Okay. So these are all intangible real accounts. What is the rule of real account? Now real account के rule क्या apply करना है हमें? Let's see the rule again. Yeah. Debit what comes in, credit what goes out. Yes. So real account says that आपके पास अगर कोई चीज आ रही है जो कि रियल अकाउंट है, तो उसे डेबिट दे दो. इफ इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, डेबिट इट, कम्स इन डेबिट. एंड इफ दैट रियल अकाउंट, जो भी रियल अकाउंट है, मान लो फर्नीचर आ रहा है, डेबिट कर दो. मशीनरी अगर बाहर जा रही है आपके बिजनेस से, तो गोज आउट है, तो उसे क्रेडिट कर दो, उस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो. ओके. पर्सनल अकाउंट का रूल हम बाद में देखेंगे. दिस इज बिट इजी टू अंडरस्टैंड. ओके. दिस इज द 3 गोल्डन रूल में से पहला रियल अकाउंट का रूल है. नॉमिनल अकाउंट से डेबिट क्या करना है? What has to be debited? Nominal account Debit is all expenses. debit all expenses and losses. Okay. अगर लॉस होता है Credit तो all in भी डेबिट करो, एक्सपेंस होता है तो भी डेबिट करो. क्रेडिट Incomes and gains. इनकम एंड गेन. income and gains. Yeah, there is a difference between income and gain. इसमें दो वर्ड्स में डिफरेंस है. I will explain you in the next lecture. Now, nominal account is divided in 2 parts. Nominal means nomenclature. Okay. जो दिखाई नहीं देगा आपको. एक्चुअली जब हम रेंट पे करते हैं तो हमें कैश दिखाई देती है, बट रेंट एज सच दिखाई नहीं देता. सैलरी पे करते हैं, जैसे सैलरी पे कर रहे बंदा दिखाई देता है, उसको कैश दे रहे या बैंक ट्रांसफर कर रहे, वो भी समझ में आता है, बट सैलरी एज सच दिखाई देती है क्या? नहीं. तो उन सारे खर्चों को हमने एक नॉमेनक्लेचर यूज किया कि हाँ, ये कैश यानी सैलरी, ये कैश यानी रेंट है. ओके. So that's what we call them as a nominal account. So if it is an expense, and most of this will be revenue expenditure. ये जो है ये revenue expenses और income रहेंगे जो कि हमारे profit and loss account में जाते हैं. Okay. So most of them will be an revenue, income और expenses. Expense है तो like purchases, rent, electricity, salary. If it is an expense, debit that account. जो भी expense होगा उसका account debit कर दो. तो रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट कर दो. इलेक्ट्रिसिटी पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट कर दो. ओके. एंड इफ इट इज इनकम, देन क्रेडिट दैट अकाउंट. सो इफ यू रिसीव अ इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, रेंट मिला तो रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए. दिस इज हाउ द रूल विल बी अप्लाइड. ओके. क्लियर? या, आई थिंक दिस इज that's it for the day. I send you today an homework where you have to identify the accounts into real, personal and nominal. Did you do that today? Yeah. Okay, ma'am. So I create in classroom where you can post those homework. ठीक है, मैं आज रात तक आपको homework भी post करूंगी in the same group. We'll continue till the basics. We continue in this group and then we split up to the different classes. Okay. Okay. Chalo. So one more thing that I wanted to talk about.